हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूं हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक, वो मारा पापड़ वाले को। विक्रम सिंह और बाकेलाल को लिए उड़न खटोला तीव्र गति के साथ उड़ा जा रहा था। बाकेलाल, संभल कर बैठना, कहीं बादलों से टकराकर नीचे न गिर जाना। महाराज, मेरा वजन तो बादल सह भी लेंगे, लेकिन कहीं भूल से आप गिर गए तो बादल भी फट जाएगा। बाकीलाल, तुम्हारी ये मजेदार बात सुनकर तो बस मुझे मजा ही आ गया। तेरा सत्यानाश जाए मुच्छर। और अचानक ही चौंक कर कह उठे विक्रम सिंह, अरे बाकीलाल, वह देखो, ये सीढ़ी भूमि से आकाश की ओर जा रही है। आ रही है या आकाश से भूमि की ओर जा रही है? बाकीलाल, कहीं ये स्वर्ग जाने की सीढ़ी तो नहीं है? ओहो, हाँ, जल्दी कीजिए महाराज। स्वर्ग की सैर के लिए स्वर्ग से देवताओं ने ही ये सीढ़ी आपके लिए लटकाई होगी। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। जल्दी स्वर्ग से उतारो ताकि मैं वो गाना गाऊं, राम नाम सत्य है। और हाँ महाराज, स्वर्ग पहुंचकर चिट्ठी पत्री जरूर भेज दीजिएगा, विशालगढ़ में मेरे नाम से। किंतु बाकेलाल, पहले तो मुझे विशालगढ़ ही पहुंचना है। तुम ऐसा करो कि इस सीढ़ी से तुम स्वर्ग चले जाओ, मगर शीघ्र ही लौटाना। तुम क्या सोच रहे हो बाकेलाल? मैं सीढ़ी को उड़न खटोले की ओर खींच लेता हूँ। ये सीढ़ी नरक जाने का रास्ता भी तो हो सकती है। ठहरिए महाराज, आपके बिना मैं नरक, मेरा मतलब स्वर्ग जाकर क्या करूंगा? मैं भी आपके साथ विशालगढ़ ही चलूंगा। मगर तब तक हो चुकी थी देर। ये क्या, मेरे स्पर्श के साथ ही स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ी गायब हो गई। तभी धाड़! बाकीलाल बचो! विक्रम सिंह बच मत गिर! तुम दोनों अब मेरे सांप से नहीं बच सकते। ऋषि तो पृथ्वी पर होते हैं, जो ऊपर से कहां से आ टपक पड़ा? क्या कहा? मैं टपक पड़ा? अरे दुष्टों, जल्दी से बताओ कि तुम में से किसने छुआ सेतु को, वरना मैं दोनों को श्राप दे दूंगा। ओह, मेरी नासिका में विकार आ गया है और वो ठीक समय पर हो गई है गायब। छोड़ दे ऋषि के बच्चे, ये बागेलाल की नाक है, सुलग दूंगा। तुम दोनों में से कोई नहीं बोला। ठीक है, तो फिर लो, मैं तुम्हें श्राप, मैं देता हूं अड़ंगा। जिस तरह तुम दोनों ने मेरे काम में अड़ंगा लगाया, उसी तरह से ये अब तुम्हारे कामों में अड़ंगे लगाया करेगा, और ये सिर्फ तुम दोनों को ही दिखेगा। क्षमा ऋषिवर क्षमा, हम तो ठहरे मूर्ख अज्ञानी, कम से कम हमारा कसूर तो बता दें। बहुत बड़ी गलती हो गई। शाप देने से पहले इसे उड़न खटोल से नीचे धक्का क्यों नहीं दे दिया मैंने? कसूर भी बताता हूँ। ऋषि अत्याचार का नाम अर्जुन नगर में आज कौन नहीं जानता। भिक्षा दे, वरना शाप दे दूंगा। ओह, ऋषि अत्याचार? क्या है कि मैं हमेशा ऐसे ही वक्त भिक्षा लेने के लिए पहुंचता था जबकि भोजन का समय होता है और भोजन बिल्कुल तैयार होता है। तब अनर्थ के भय से दोनों मुझे दानी मुझे कच्चा भोजन भिक्षा में देने की जरूरत नहीं करता, क्योंकि उससे पहले मैं उन्हें जो प्रवचन देता था। एक बार की बात है, अपने एक दानी भक्त की परीक्षा लेने ऐन भोजन के समय स्वयं भगवान महादेव साधु को वेश धरकर भिक्षा मांगने जा पहुंचे, किंतु दानी भक्त ने दिया उन्हें कच्चा भोजन। यह देखकर भगवान उससे क्रुद्ध हो गए और तब उस रात उस दानी के घर में आग लग गई और सब जलकर भस्म हो गए। अपनी पूजा अर्चना से मैंने बहुत पुण्य कमा लिया था। तो जब मेरा अंतिम समय आया तो मेरे सम्मुख प्रकट हुए स्वयं यमराज। ऋषिवर अत्याचार, आपने अपना सारा जीवन महादेव शंकर की भक्ति में लगाकर सशरीर स्वर्ग जाने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। ओह, क्या सच? आज संध्या के समय महादेव के दर्शन के लिए पहले आपको सशरीर कैलाश पर्वत और उसके बाद फिर स्वर्ग ले जाने हेतु आकाश से पृथ्वी तक बनेगा एक सेतु, जिस पर आपको फटाफट चढ़ना होगा। आखिरी डंडे के स्पर्श से पूर्व आपका स्वागत होगा घंटों के कर्ण प्रिय स्वरों से। मगर ध्यान रहे, किसी और ने उस सेतु को छू लिया तो सेतु गायब हो जाएगा और तब आपको भी अपने प्राण साधारण मनुष्यों की तरह ही कष्टप्रद ढंग से त्यागने पड़ेंगे। अच्छा, मृत्यु रात्रि, मृत्यु रात्रि मतलब शुभ रात्रि जैसा एक शब्द। तब यमराज हो गए गायब और उसी संध्या को, आहा, तो ये है पहले महादेव तक और फिर स्वर्ग तक मुझे पहुंचने हेतु सेतु। मैं पसीने से लथपथ फटाफट सेतु पर चढ़ा जा रहा था। उस सेतु का तो अंत ही नहीं दिखाई पड़ रहा। और तब मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा जब, ओह, सेतु का आखिरी डंडा, और वह दिखाई पड़ रहा है महादेव जी का घंटा, जो मेरे स्वागत में टंटनाएगा। किंतु इससे पूर्व में डंडे को पकड़ पाता मेरा संपूर्ण शरीर हवा में तैरने लगा। अरे ये क्या, मैं तो नीचे गिर रहा हूं, बचाओ! और इस प्रकार मैं यहां आ गिरा, और यही है तुम्हारा कसूर। क्या हुआ ऋषिवर? तेरी मृत्यु का योग है मेरी मृत्यु का योग है मूर्ख। अब मेरे प्राण लेने यमदूत पहुंच गए हैं। नहीं,
हमसे यह अपराध अनजाने में हुआ है। अगर आपने अपना श्राप वापस ना लिया तो आप सीधे नरक में जाएंगे। क्या? नहीं नहीं, मैं नरक नहीं जाना चाहता। ठीक है, जिस पल तुम अर्जुन नगर की सीमा छोड़ दोगे, अड़ंगा भी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए छोड़ देगा। इसी के साथ ऋषिवर अत्याचार के प्राण पखेरु उड़ गए। और बागेलाल, अगर मुझे वास्तविकता का पता होता तो मैं कभी भी सेतु को छूकर ऋषि अत्याचार के स्वर्ग के रास्ते में बाधक ना बनता। अब जो होना था वो तो हो गया, मगर महाराज वो अड़ंगा कहाँ गया? अड़ंगा यहाँ है बच्चों बाकेलाल, जरा इस उड़ंग खटोले के पेंच ढीले कर रहा था। बाकेलाल, अड़ंगा तो सचमुच यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। बाकेलाल, यह कड़कड़ाने के स्वर कैसे हैं? मुझे तो ये अड़ंगे का ही कोई अड़ंगा लगता है महाराज। और बाकेलाल, उड़ंग खटोला टूट गया। हे भोले शंकर, मोटो को मेरे नीचे गिराना, तुझे मेरी कसम। ये था अड़ंगे का पहला अड़ंगा। इसे बाकेलाल का भाग्य कहें या विक्रम सिंह का दुर्भाग्य, होने वही जा रहा था जैसे बाकेलाल ने सोचा था। हे भोले शंकर, मेरी हड्डियों की लाश तेरे हाथ में, अगर ये बच गई तो मैं जिस सोने का घंटा भेंट में चढ़ाऊंगा, अगर याद रहा तो। मगर इसका क्या करें जब अड़ंगा अड़ंगे पे अड़ंगा डाले। क्यों बाकेलाल, विक्रम सिंह के गुदगुदे शरीर पे गिरकर बचना चाहता था, किंतु अगर ऐसा हो गया तो फिर लानत है मेरे नाम पर। ये शाखा कहां से बीच में आ गई? ओह, अड़ंगे का अड़ंगा। बाकेलाल जाकर गिरा कीचड़ में। हाल कैसा है जनाब का? है क्या ख्याल है आपका? छपा। बाकेलाल, मैं अपनी तोन के कारण चोट खाने से बच गया, मगर तुम तो कीचड़ में जा गिरे। कमल तो कीचड़ में ही अच्छा लगता है महाराज। तब बाकेलाल वहीं एक सरोवर में स्नान करके जब बाहर निकला, उफ, कहाँ गया वो कमबख्त अड़ंगा? एक बार मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसकी सांसों में अड़ंगा लगा दूंगा। मैं कोई 24 घंटे तुम्हारे सामने थोड़ी रहूंगा, बीच बीच में आता रहूंगा अड़ंगा लगाने। थोड़ी देर बाद, महाराज जल्दी कीजिए, हमें शीघ्र अतिशीघ्र अर्जुन नगर की सीमा से बाहर निकल जाना चाहिए, अन्यथा क्या पता कि वह अड़ंगा आप कौन सा अड़ंगा लगाकर हमें किस मुसीबत में डाल दे। तुम ठीक कहते हो बाकेलाल, चलो, मगर उड़न खटोले के नष्ट हो जाने का हमें बहुत दुख है। बाकेलाल, न जाने हम कब तक निकल पाएंगे अर्जुन नगर की सीमा से। अगर उड़न खटोला होता तो शायद हम विशालगढ़ पहुंचने वाले होते। मोटे मुटल्ले, जब ओखली में सर दिया था तब नहीं सोचा था? अब मूसल से क्यों डरता है? बाकेलाल, रात हो रही है, मेरे विचार में अब हमें किसी वृक्ष पर रात बिता लेनी चाहिए। जी हाँ महाराज, मैं कोई मजबूत सी डाल ढूंढता हूँ अपने लिए, और तेरे लिए दीमक लगी। उसी जंगल में एक भयानक गुफा में रहता था एक भयानक राक्षस मूछ केतु, जिसे रक्षदेव रिक्शा की यह भविष्यवाणी हुई थी। मूछ केतु, तेरी मृत्यु अर्जुन नगर में एक मुच्छड़ मानव के हाथों 3 दिन के अंदर होगी। नहीं, मैं अर्जुन नगर से मूछों का सफाया कर दूंगा। मूछें रहेंगी सिर्फ मूछ केतु की नाक के नीचे, मगर अगर मैंने इस रूप में अर्जुन नगर में प्रवेश किया तो अर्जुन नगर के सारे निवासी मुझे देखते ही अपने अपने घरों में छिप जाएंगे। नहीं, मैं अर्जुन नगर में मानव रूप में प्रवेश करूंगा, और जब अब मैं परिवर्तित करता हूं अपना रूप मानव रूप में, जिसके लिए मुझे उतारनी होगी अपनी राक्षस वाली खाल। इस खाल को मैं वृक्ष की इस कोटर में छुपा देता हूँ। मूछ केतु चल पड़ा अर्जुन नगर की ओर। हे, अब मैं रात्रि में चुपचाप सोते हुए अर्जुन नगर के निवासियों की मूछें उड़ा लाऊंगा, और दिन में मैं रहूंगा नगर हज्जाम बनकर, ताकि मैं मूछ वालों की गिनती कर सकूं। और इस प्रकार उसी रात्रि से राक्षस मूछ केतु ने अभियान शुरू कर दिया था। उफ, मक्खी जितनी इसकी भी मूछें कितनी भयानक लग रही हैं। पूरे नगर को मुछमुंडा बना दूंगा, ताकि मेरे जीवन पर फिर कभी कोई संकट न मंडराए। हे। इधर रातों रात मूछों के सफाचट हो जाने से नगर के पुरुषों में फैल गया था आतंक। अजी, आपकी मूछें लगता है रात में चूहे को तर गए। मेरी मूछें कहाँ गई? कोई रात में मेरी मूछें भी उड़ा ले गया, मेरी भी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहा। मेरी पारो ने मेरी मूछों पर मुग्ध होकर ही मुझसे शादी की थी, मगर आज वो मुझसे मूछ कटा कहकर मायके चली गई। पारो, मत रो गिरधारी, मूछ तो घर की कहती है, फिर रुक जाएगी। और तब अर्जुन नगर के राजा बेचारा सिंह के राज दरबार में, दुहाई है महाराज, दुहाई है। अरे महामंत्री, कहिए महाराज, हमारे पुत्र ने जन्म ले लिया और हमें खबर तक नहीं है। मगर महाराज, अभी आपके पिता बनने में तो पूरे 5 मास का समय बाकी है। क्या? तो फिर ये लोग यहाँ अभी से क्यों आ गए? ओ महाराज, ये वो नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं।
ये तो फरियादी हैं जो अपनी फरियाद लेकर आपके पास आए हैं। महाराज हमें वो समझ रहे हैं? अरे हाय हाय सज रही गली तेरी माँ सुनर गोटे में, सुनर गोटे में रूपली गोटे में। फिर जब महामंत्री ने बताई हकीकत तो क्या रहस्यमय ढंग से हमारे नगर के पुरुषों को कोई मुछ मुंडा करता चला जा रहा है? जी हाँ महाराज, अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। अरे मगर महाराज, इसकी सूरत तो हमारी रानी मछलिका जी से मिलती है, केवल मूछों का फर्क है। ये कैसे हो सकता है महामंत्री जी, क्योंकि मेरे तो मूछें अब है ही नहीं। हाँ मगर हमारी रानी जी के तो हैं। खामोश महामंत्री, हमारी झोपड़पट्टी करते हो। और तुम सेनापति धूर्त बिल्ला, वो मुंह चोर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, वरना 3 दिन बाद तुम्हारी मूछें भी उड़ा दी जाएंगी। झोपड़पट्टी करना मतलब बेइज्जती करना। मैं आज आज ही रात्रि गश्त बढ़ा दूंगा महाराज, और मूछ चोर को पकड़कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। अजी सुनते हो? ओ महारानी मुझे पुकार रही हैं। अगर मैं ना गया तो वो भरे दरबार में आ जाएगी और फिर हो जाएगी मेरी झोपड़पट्टी। सभा समाप्त हुई। शीघ्र ही राज दरबार के निकट बने उस विशेष कक्ष में। अरे चुड़ैल, क्या अभी भी कुछ सुनाने को रह गया है? तेरे पिता ने धोखे से मेरी शादी मुझसे कर दी, क्या ये कम है? मुझे आज भी याद है उस मनूस घड़ी का एक एक पल। तेरे पिता राजा दुराचारी ने विवाह से पहले मुझे यह बताया था कि देखो पुत्र, एक दुष्ट राक्षस मेरी पुत्री मुछलिका पर मोहित होकर विवाह में हंगामा मचा सकता है। इसलिए हमने ये योजना बनाई है कि हम अपनी पुत्री के स्थान पर अपने पुत्र के विवाह का ऐलान करें। पर दरअसल लगन मंडप में हमारी पुत्री ही पुत्र का रूप धरकर बैठेगी, और तुम्हें भी कन्या वेश में लगन मंडप में मेरी पुत्री के साथ 7 फंदे, मेरा मतलब 7 फेरे लेने होंगे। अगर ऐसी बात है तो मुझे मंजूर है सर जी। पट गया मामला। इस प्रकार मेरा विवाह हो गया। वाह, राजकुमारी मुछलिका ने क्या शानदार बाके नौजवान की सी मूछें लगा रखी हैं। ओम मंगलम भगवान। विदाई के वक्त तुम बुक्का फाड़ फाड़ कर रोई। ओ माता श्री। जाओ पुत्री जल्दी करो, कहीं भेद खुल गया तो देने के लेने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ पुत्री, और फिर प्याज के रस का असर भी हमारी आंखों से खत्म होने वाला है। इस प्रकार तुम्हारी डोली विदा हुई। चलो बला टली। वाह, इसके पिताश्री ने क्या तगड़ा दहेज दिया है। और तुम्हारी चांद सी सूरत देखने के लिए जब मैंने प्रथम रात्रि तुम्हारा घूंघट उठाया, अरे तुमने अभी तक नकली मूछें लगा रखी है। प्रिय चलो अब इन्हें उतार दो। चांद सी रानी हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। या! ये क्या, तुम्हारी मूछें तो असली हैं। हाय मैं लुट गया। और अब मैं दूसरा विवाह भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जन्म कुंडली में ये लिखा है कि दूसरे विवाह के साथ ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। हाय मेरी जवानी लुट गई। हम नहीं भाई, मैं नहीं। हाँ अब मेरा मुंह मत खुलवाओ जी। मैं झरोकों में से छिपकर सब देख रही थी। तब तो तुम्हारी लाट टपक रही थी जब मेरे पिता दहेज का सामान तुम्हें गिना रहे थे। और ये कब सोचते सोचते राजा बेचारा सिंह ने खींच ली तलवार। उफ, अगर हमारे बस में होता तो हम तुम्हारी गर्दन ही उड़ा देते। अजी तो मैंने भी कौन से हाथों में कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं। इधर सूर्योदय के साथ ही बागेलाल उठो, सुबह हो गई। ची ची ची। मेरी सुबह तो उस दिन होगी महाराज जिस दिन मैं विशालगढ़ का राजा। क्या कहा आपने महाराज, सुबह हो गई? तब तो हमें जल्दी से जल्दी अर्जुन नगर की सीमा से बाहर निकल जाना चाहिए। उसी समय कमाल है, शेरनी की प्यार भरी पुकार तो सुनाई पड़ रही है, मगर शेरनी खुद कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। ये तो मैं हूं प्यारे अड़ंगा। शेरनी की आवाज का पीछा करवाते हुए तुझे मैं लेकर जा रहा हूँ। शेरनी की आवाज का पीछा करवाते हुए तुझे मैं लेकर जा रहा हूँ बाकेलाल और विक्रम सिंह के पास। आखिर आज अड़ंगे लगाने की शुरुआत भी तो बढ़िया होनी चाहिए। ये दहाड़ बड़ी है मस्त मस्त। ये इलू इलू क्या है? और आखिर शेर को भी आ गया गुस्सा। इतनी देर से ढूंढता फिर रहा हूं मैं। तुझे कोई उल्लू समझ रखा है? शेर हूं, कोई मजनू नहीं। मेरी भी कोई इज्जत है। बागेलाल, शेर की दहाड़। गधा तो दहाड़ नहीं सकता मोटे। जान बचानी है तो भाग मत, रोक। और आ गई शेरनी की खुशबू आ गई। हल्की प्रेम भरी दहाड़। महाराज शेर। ये शरारत अड़ंगा की है बाकीलाल, अब क्या होगा? हे अब आएगा मजा। सिट्टी पिट्टी गुम थी विक्रम सिंह और बाकीलाल की, मगर खुशबू इधर से आ रही है कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हुजूर। मगर
मैं जट्टयम मुल्ला पगला दीवाना, हाँ रब्बा आ दर्द भरी दहाड़ आ। एक ही झपट्टे में दोनों को एक साथ दबोच लूंगी। के उफ। आपस में टकराने से शेर और शेरनी बेहोश हो गए। बागेलाल भागो। अरे मगर महाराज, मुझे शेर और शेरनी को मार लेने दीजिए। ओ, इस मजनू शेर ने मेरी अड़ंगे की नाक कटवा दी। भागते भागते वे दोनों जंगल से बाहर निकले तो सामने नगर दिखाई पड़ रहा है बागेलाल। अब वहीं पहुंचकर रुकेंगे। तो कौन सा पहले रुक रहा हूं? कहीं भी जाकर रुको, अड़ंगा से नहीं बचोगे। इधर सेनापति धूर्त बिल्ला अपने सैनिकों के साथ निकला हुआ था मूछ चोर की तलाश में। मूछ चोर ने पिछले दिनों हमारी मूछें भी उड़ा दी हैं। अब केवल महाराज और महारानी ही ऐसे व्यक्ति नगर में बचे हैं जिनकी मूछें हैं। जबकि इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह नगर में आगे बढ़े जा रहे थे। महाराज, यहाँ के लोग हमें विचित्र निगाहों से घूर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है बाकेलाल की ये हमें नहीं बल्कि हमारी मूछों को घूर रहे हैं, क्योंकि ये सब मुचमुंडे हैं। इस नगर का नाम तो मुचमुंडा नगर होना चाहिए। और तभी क्यों वे हमें मुचमुंडा कहता है? मारो इन्हें, उड़ा दो इनकी भी मूछें हैं। बुलाप मूछ कहती हूँ हज्जाम को। मरवा दिया मोटे की मोटी बुद्धि और अड़ंगा ने मिलकर। अरे कहीं यही दोनों ही तो नहीं हमारी मूछों के चोर, क्योंकि पूरे नगर में सिर्फ यही मूछों वाले हैं। इस बार ऐसा अड़ंगा डालूंगा कि बस मजा आ जाएगा। और तभी कैसा हंगामा मचा रखा है सबने मिलकर। ओह, अच्छा हुआ जो आप भी आ गए सेनापति जी। इन दोनों ने हमें मुचमुंडा कहा है। ये कह रहे थे कि इस नगर का नाम भी मुचमुंडा नगर होना चाहिए। क्या? और ओहो, इनके तो मूछें भी हैं। आखिर पकड़ में आ ही गए मूछ चोर, क्योंकि मूछों के चोर वही हो सकते हैं जिनकी मूछें हो। पकड़ लें दोनों को। हम मूछों के चोर नहीं है, हम तो परदेश। परदेश? ओ, विदेशी जासूस हो तुम दोनों। सैनिकों, इनकी तलाशी लो। इनके पास मूछ काटने का औजार जरूर निकलेगा। और ये क्या उस्तरा बाकेलाल की जेब में? ये अड़ंगा बड़ा मजेदार लगवाया मैंने। इस अफरा तफरी में बाकेलाल विक्रम सिंह में कोई भी ना देख सका था अड़ंगे की हरकत को। पहले हुई विक्रम सिंह की तलाशी। सेनापति जी, इसके पास तो कुछ नहीं निकला। हम शरीफ लोग हैं सेनापति जी, और मैं तो विशालगढ़ का। चुप रहो, दूसरे की तलाशी लो। और जैसे ही बाकेलाल की तलाशी हुई, मेरी उंगली कट गई। ओह, सावधानी से जेब की तलाशी लो। तब मिल गया, मिल गया। यही है, यही है। इसी उस्तरे से मूछ चोरों ने हम सबकी मूछें उड़ाई हैं। उस्तरा? मगर ये मेरी जेब में कैसे और कब पहुंचा? ओ समझा, ये शरारत अड़ंगा की है। हुड़की होगा। कैसी रही बाकेलाल? फिर उनकी एक ना सुनी गई और मूछ चोरों को कड़ा दंड दो। आए, मूछ चोर तो मैं हूं, और ये क्या? ये दोनों भी तो मूछों वाले हैं। मुझे इनकी मूछें भी उड़ानी पड़ेंगी। और साथ ही अब सबसे अहम काम रह गया राजा की मूछें उड़ाने का, और उसके लिए मुझे राजा हज्जाम को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेजना होगा, ताकि उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था होती मुझे महल में बुलाया जाए। जबकि इधर राजमहल में राजा बेचारा सिंह। महामंत्री जी, महल के चप्पे चप्पे पर सैनिकों का पहरा ठीक ठाक लगवा दिया है ना? जी हाँ महाराज। हम अपनी मूछों की रक्षा तो अपने घरों में रहकर नहीं कर पाए, मगर आपकी मूछों की रक्षा के लिए मैंने यह कवच बनवा दिया है महाराज। ओ, मूछ कवच? वाह। राजा ने मूछों पर धारण कर लिया कवच। मेरी जन्म कुंडली में लिखा है कि जब तक मेरी मूछें कायम रहेंगी तभी तक मैं राजा बना रहूंगा। अगर मेरी मूछें कट गई तो मुझे शेष जीवन रंक बनकर गुजारना होगा। तभी महाराज की जय हो। महाराज, मूछों के चोर को सेनापति जी ने पकड़ लिया है और वे राज दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या? मूछों के चोर पकड़े गए? याहू! तो फिर ये मूछ कवच अब किस काम का? फिर शीघ्र ही राज दरबार में। तो तुम दोनों हो मूछों के चोर? इसे दूर रखो। जी हाँ महाराज, इसके पास ही ये उस्तरा बरामद हुआ है। बाकेलाल और विक्रम सिंह, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सिर्फ इतना महाराज कि हम मूछों के चोर नहीं है। प्रत्येक चोर पकड़े जाने पर यही कहता है, किंतु अगर तुम अपना अपराध स्वीकार कर लेते तो तुम्हें मृत्युदंड ना देकर क्षमा कर देते। मृत्युदंड? तो फिर आप हमें क्षमा ही कर दे महाराज, क्योंकि हम ही है मूछों के चोर। ओ, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सेनापति धूर्त बिल्ला, इन दोनों की मूछों को भी सरेआम उड़ा दिया जाए, यही इनका दंड है। जो आ गया महाराज, मैं अभी राज हज्जाम को यह आदेश देता हूं। क्या? नहीं। उसी दिन शाही मैदान में बाकेलाल विक्रम सिंह की मूछों को जनता के सामने सफा चट करने की तैयारी की गई। तब क्षमा करें सेनापति जी, राज हज्जाम बैलगाड़ी से टक्कर हो जाने के कारण घायल पड़ा है, इसलिए मैं हज्जाम मूछ केतु को ले आया हूं। मैंने ही बैलगाड़ी उस पर चढ़ा दी थी। हज्जाम मूछ केतु, अपना अस्त्र निकालो। बहुत तेज धार करके लाया हूं सेनापति जी। भीड़ शोर मचाने लगी। इनकी मूछें उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। बाकेलाल, अब क्या होगा? ये तो हमारी मूछों के पीछे पड़ गए।
नहीं, बाकेलाल की प्यारी मूछों की तरफ अगर किसी ने हाथ बढ़ाया तो बाकेलाल उसके हाथ काट कर फेंक देगा। हज्जाम मूछ केतु आ पहुंचा था विक्रम सिंह के निकट। इसकी मूछें अधिक भयंकर है, पहले इसी की उड़ाता हूँ, फिर उड़ाऊंगा बाकेलाल की मूछें। सत्यानाश जाए उस मनहूस का जिसने अड़ंगा को हमारे पीछे लगाया। लेकिन ये क्या? जैसे ही मूछ केतु ने विक्रम सिंह की एक तरफ की मूछ पर उसरा रखा, उसमें आ गया विकार और हो गई गायब। आए, ये क्या? इसकी मूछ कहाँ गायब हो गई? नहीं, ओह, ये तो कोई जादूगर भी है। मूछ केतु, दूसरी ओर की मूछ उड़ा दो। अब मूछ केतु ने विक्रम सिंह की दूसरी ओर की मूछ पर उसरा रखा और उड़ गई। नहीं, मगर एक तरफ की मूछ कहाँ गायब हो गई? तभी विक्रम सिंह की भौं में विकार आ गया और मूछें फिर से हो गई प्रकट। ओहो, अब मैं उड़ाता हूँ इसकी मूछ का दूसरा हिस्सा भी। खचाक आ! और सफा चट टहरा देखकर बाकेलाल इस भयानक अवसर पर भी प्रसन्न हो उठा। वाह, मुचमुंडा भाई मुचमुंडा, ये तो ऊपर से नीचे तक सफाचट हो गया। अब तो विशालगढ़ के लोग भी इसे नहीं पहचानेंगे। फिर जैसे ही मूछ केतु बाकेलाल के निकट पहुंचा, आए मेरी मूछें, अरे कोई आईना तो दिखा दो। तेरी मूछें तो मैं एक झटके में उड़ा दूंगा, तुझे भी देख लूंगा मूछ केतु के बच्चे, आ जरा मेरे निकट। मैं इस वृक्ष की शाख पर बैठकर देखता हूँ ये नजारा। जैसे ही मूछ केतु बाकेलाल के निकट पहुंचा और बाकेलाल की मूछ उड़ाने के लिए उसने अपना उस्तरा ऊंचा किया कि तेरे उस्तरे से भी पहने हैं बाकेलाल के दांत। उस्तरा लपक कर बाकेलाल ने लगाई छलांग और खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो सेनापति की गर्दन उड़ा दूंगा। उस्तरे को बंद करके धमकी दे बाकेलाल। सेनापति के साथ तुरंत ही घोड़े पर सवार हो गया बाकेलाल और चल तोड़ा रे। बाकेलाल ने ऐसा क्यों किया? नहीं बाकेलाल, रुक जाओ। आए, अड़ंगा के रहते बाकेलाल बचकर भागा जा रहा है। चल बेटे अड़ंगा, लगा फिर कोई अड़ंगा। अरे मगर उफ, मेरे वस्त्र शाखा में फंस गए। फिर वन की सीमा में प्रवेश करते ही बाकेलाल ने सेनापति को भी घोड़े से नीचे ढकेल दिया। मैं अपने इस अपमान का बदला लेने जरूर आऊंगा। किंतु बाकेलाल की वह बात सेनापति की चीखों में ही गुम होकर रह गई। तब तक आ पहुंचा था अड़ंगा भी। घोड़े को अड़ंगी लगा देता हूँ, बाकेलाल को अपने आप अड़ंगा लग जाएगा। नहीं, रुक जा अड़ंगे, मुझे उतर लेने दे। बाकेलाल तेजी के साथ लुढ़कता चला गया झाड़ियों में। बचाओ! कहाँ गया बाकेलाल? ओ, वह तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। फिर जब काफी देर की खोज के बाद भी अड़ंगा को बाकेलाल दिखाई ना पड़ा तो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं जाता हूँ विक्रम सिंह के पास, क्योंकि मुझे तो दोनों में अड़ंगा लगाना है। और तब शुक्र है कब वक्त चला गया। अब मैं बाहर निकलूं। अरे, ये मेरे हाथ में क्या उलझ गया? ये तो किसी राक्षस की खाल है। और कुछ सोचते सोचते प्रसन्नता से चीख उछल पड़ा बाकीलाल। वो मारा पापड़ वाले को! अगर इस खाल को पहनकर मैं अर्जुन नगर में जाकर राजा और उसकी सारी प्रजा को डराऊं तो सबकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। आ! तभी एक चीख गूंजी उस वातावरण में। ओ, ये कौन है? कौन हो तुम? और ये जंगल में क्या कर रही हो? मैं अर्जुन नगर की अभागी रानी मुचलिका हूँ। रात स्वप्न में मुझे भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा था कि अगर मैं किसी राक्षस के सींग को पीसकर उसका लेप अपनी मूछों पर करूं तो मुझे मूछों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए मैं यहाँ किसी राक्षस की खोज में आई थी। मगर तुम कौन हो युवक, और ये तुम्हारे हाथ में क्या थमा है? और एक बार मुझे मूछों से मुक्ति मिल जाए फिर मैं राजा बेचारे सिंह को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मेरा नाम बाकीलाल है। ओह, ये मैंने क्या किया? इसे अपना नाम क्यों बता दिया? ये तो राक्षस की खाल है। ओह, इसके सींग से मेरी मूछें साफ हो सकती हैं। ओह, क्यों ना खाल में इसे ही दे दूं। वाह, तब तो और भी मजा आएगा जब राजा पर राक्षस की खाल का भेद खुलेगा। मन ही मन ये सोचकर बाकीलाल ने जल्दी से कहा, रानी मुशलिका, मैं ये खाल आपको दे दूंगा, किंतु मेरी शर्त यह है कि पहले आपको इस खाल को पहनकर नगर से गुजरकर महल में पहुंचना होगा और राजा को डराना होगा। वाह, मुझे मंजूर है। राजा को सबक सिखाने का कि इससे बढ़िया तरकीब दूसरी हो ही नहीं सकती। तो फिर ये लो राक्षस की खाल और नगर पहुंचने से पहले इसे पहन लो। वाह, अब आएगा मजा। राक्षस की खाल को लेकर नगर की ओर चल पड़ी रानी, जबकि और मैं इस घोड़े पर सवार होकर जाता हूँ अर्जुन नगर की सीमा से दूर। आए, मैं तो समझ रहा था कि मेरी पीठ पर सेनापति ही बैठा है, पर ये तो कोई और है जो मेरी कानी आंख का फायदा उठाकर उसी तरफ से मेरी पीठ पर सवार हो गया। शुक्र है इस बार ये मेरी ठीक आंखवाली की ओर से बैठा है। इसका मतलब ये दुष्ट मुझे भगा कर ले जाना चाहता है, मगर मैं अपनी धन्नो घोड़ी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हिट हिट, चल भाग। इधर उसी समय हा 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 सभी सैनिक बाकीलाल और सेनापति की खोज में जंगल की तरफ गए हैं। यही मौका है महल में प्रवेश कर राजा की मूछें भी उड़ाने का। इसके बाद मैं भी नगर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु का योग किसी मुच्छड़ के हाथों आज संध्या का तक ही है। ए, तुम अंदर कहां से जा रहे हो?
मुझे सेनापति जी ने यहाँ भेजा है क्योंकि राज हज्जाम की दुर्घटना में हड्डियां टूट गई हैं। और फिर हा हा हा, अब आएगा मजा। चलो भला टली, अगर मूछ चोर पकड़े ना गए होते तो मेरी भी मुसीबत बनी रहती। अब जरा मैं अपनी मूछों को ताव दे लूं। तभी हे, इन मूछों में बहुत बाल है राजा, ये मूछें मुझे दे दे राजा। कौन है? बचाओ सैनिकों! इधर नगर में राक्षस रूप से भगदड़ मचाती चली जा रही थी रानी मुचलिका। राक्षस आ गया, भागो! कितने डरपोक लोग हैं, राक्षसों से डरते हैं। निर्विघ्न महल में आ पहुंची रानी मुचलिका एक कक्ष में पहुंचकर, अरे यहाँ तो एक भी सैनिक नहीं है। लगता है सब मुझे देखकर भय से छिप गए हैं। ये पूरे महल में हम 2 ही सैनिक हैं। अगर हम इस राक्षस के सामने पड़ गए तो ये ना छोड़ने का हम है। इसके अंदर जाती हम सेनापति को सूचित करेंगे। इस प्रकार रानी मुचलिका निर्विघ्न आ पहुंची राजा के कक्ष में, जहां नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अगर तुझे छोड़ दिया तो फिर हो सकता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक मेरी जान लेने वाला वो मुच्छर तू ही हो। ओह, स्वामी के पास संकट में है, जबकि मैं तो खाली स्वामी को मजा चखाना चाहती थी। इधर अपने पीछे आठ पाकर घूम गया मूछ केतु का उस्तरा। खचाक! इस बार के साथ ही चीख कर पीछे हट गया मूछ केतु भी। और ये क्या, इसने मुझ पर वार किया और इसी का सीना घायल हो गया। मेरी खाल तुम्हारे पास कहां से? उफ, ये मैं क्या कह दिया? खाल क्या मतलब? और इस अवसर का लाभ उठाकर राजा बेचारा सिंह ने मूछ केतु को जड़ी एक भयानक टक्कर था। बोल, काटेगा मेरी मूछ? मूछों के असली चोर! रानी मुचलिका ने राक्षस की खाल उतारने के बाद अपनी तलवार निकाल ली। मैं तेरी असलियत जान गई हूँ शैतान राक्षस। तूने मेरे पति का टैटू दबाया, अब देख कि मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। रानी, मूछों वाली स्त्री, ये तो वही है, वो मुच्छर जिसके हाथों मेरा अंत लिखा था और मैं पुरुषों की मूछें काट काट कर खुश होता था। लानत है मुझ पर। रानी मुचलिका ने अपने हाथों में तभी तलवार खाल के पेट में उसेड़ दी। हा, मैं जान गई कि तेरी जान तेरी खाल में है। रानी मुचलिका के पास इस राक्षस की खाल कहां से आई? तड़प तड़प कर मर गया मूछ केतु। और तब, महाराज आप ठीक तो है ना? महारानी मुचलिका, आज तुमने हमारी हर ओर से रक्षा की है। हम अपने व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगते हैं। महाराज, राक्षस के इस खाल पर उगे सींग का लेप अपनी मूछों पर लगाने से हमारी मूछें सदा के लिए गायब हो जाएंगी। ओह, क्या सच रानी? मगर तुम्हारे पास ये खाल आई कहां से? ये खाल तो मुझे बाकेलाल ने दी थी महाराज। और फिर सब कुछ बताती चली गई रानी। तब राजा ने पहले दासों को सींग का लेप बनाने का आदेश दिया और फिर, सेनापति, बाकेलाल को कहीं से भी ढूंढकर सम्मान पूर्वक यहाँ लाओ। हम उसके चरण धो धो कर पीना चाहते हैं। लेकिन तभी, अरे महाराज, बाकेलाल तो खुद ही आ गया। आया नहीं, मैं लाया गया हूं। अब आई मेरी शामत। बोलो बाकेलाल की जय। बाकेलाल, तुम्हारी दी राक्षस की खाल के कारण ही असली मूछ चोर यानी मूछ केतु मारा जा सका है। वास्तव में वह एक राक्षस था जिसकी जान उसी खाल में थी। और बाकेलाल, हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हें मूछ चोर समझ बैठे। ओह, ये उल्टी गंगा फिर बह निकली। अगर मुझे उस खाल की वास्तविकता का समय रहते पता चल जाता तो मैं उसे क्यों देता रानी को? मगर बाकेलाल, आखिर तुम्हें मूछ केतु की मौत का रहस्य कैसे पता चला? महाराज, जब मैंने इस नगर में इतने सारे मुश्मंदों को देखा तो उसका रहस्य जानने के लिए मैं चुपचाप हज्जाम मूछ केतु के पास गया और वहां मैंने मूछ केतु को यही बड़बड़ाते सुना। हे, आज संध्या के समय मैं उड़ा दूंगा राजा की मूछें और फिर से धारण कर लूंगा पूरब के वृक्ष की कोटर में छिपा कर रखी गई अपनी राक्षस वाली खाल जिसमें मेरे प्राण बसे हैं। तुम धन्य हो बाकेलाल। अगर मेरी मूछें उड़ जाती तो जन्म कुंडली के मुताबिक मैं रंक बन जाता। ओ, टूट गई मेरी किस्मत। तब मेरे प्यारे बाकेलाल, बेड़ा गर्क, और हम प्रसन्न होकर बाकेलाल की ये नकली मूछें बाकेलाल को ये नकली मूछें इनाम में देते हैं। तब जैसे ही रानी मुचलिका ने सींगों का लेप अपनी मूछों पर लगा किया, महाराज, मेरी मूछें जड़ सहित उखड़ गईं। किंतु महारानी, हमें तो तुम बिना मूछों के पराई स्त्री लग रही हो। लो, ये नकली मूछें तुम ही लगा लो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और दिल का चोर में। तब तक के लिए धन्यवाद।